हेलो माय डियर स्टूडेंट। हमारी जो है पशुपालन की जो क्लासेज हैं वो चल रही थी। और आज का जो हमारा जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? पशुओं का आमाशय के आधार पर वर्गीकरण। यहाँ से जो एग्जाम की दृष्टि से जो क्वेश्चंस जो पूछे जाते हैं केवल हम उन्हीं की चर्चा करेंगे। देखो, आमाशय के आधार पर जो है तीन प्रकार से जो है पशुओं को विभाजित किया है। एक होते हैं रोमंथी, दूसरे होते हैं तुम्हारे नॉन रूमिनेंट और तीसरे होते हैं स्यूडो रूमिनेंट। ठीक है, तीन प्रकार से जो है पशुओं को जो है विभाजित किया गया है। आमाशय किसके आधार पर विभाजित किया है? आमाशय के आधार पर जो है इनको विभाजित किया गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन तीनों में अंतर क्या है भाई? रूमिनेंट, आपके नॉन रूमिनेंट और स्यूडो रूमिनेंट। यहाँ तक याद हो गया भाई कि पशुओं को आमाशय के आधार पर कितने भागों में? तीन भागों में, रोमंथिक, एरोमंथिक और स्यूडो रोमंथिक, है ना, ये ध्यान रखें। अब यहाँ पर समझिए आप, यहाँ पर आप देखते हैं। सबसे पहले मैंने कौन से बताया भाई आपको? रोमंथी या रूमिनेंट आप कह सकते हो, रोमंथी, रोमंथी। दूसरे कौन से हैं? साथ के साथ आप लिख लें एरोमंथी, एरोमंथी यानी कि नॉन रूमिनेंट। और तीसरे होते हैं आपके स्यूडो रोमंथी। इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिख देता हूँ, स्यूडो रूमिनेंट, स्यूडो रूमिनेंट। ठीक है, यहाँ तक आप लिखो। तीन होते हैं आपके, रोमंथी होते हैं, एरोमंथी होते हैं और आपके स्यूडो रोमंथी होते हैं। अब देखिए अंतर क्या है इन तीनों में। जो आपके रोमंथी होते हैं ना, रोमंथी, इनका जो आमाशय का जो विभाजन है वो चार कंपार्टमेंट में होता है। रोमंथी का जो विभाजन है वो चार कंपार्टमेंट में होता है। एरोमंथी की बात करें तो आमाशय विभाजित होता नहीं है, केवल एक ही कंपार्टमेंट होता है। स्यूडोरोमन रूमिनेंट की बात करें तो इसमें जो है आमाशय का एक भाग अनुपस्थित होता है जिसका नाम होता है ओमेजम। ठीक है, इसको थोड़ा सा भाषा शैली में और लिखते हैं ताकि आपको याद हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं लाडलो, क्या लिख सकते हैं कि जो आपके जो रोमंथी जो रहते हैं इनका आमाशय, इनका आमाशय, इनका आमाशय चार, इनका आमाशय चार भागों में, भागों में विभाजित रहता है। अब देखो, विभाजित रहता है। अब चार भागों में विभाजित रहता है इसका मतलब ये जुगाली भी करते हैं, मैस्टिकेशन। जुगाली का मतलब ये कि खाने को पहले खा जाते हैं फिर उसके बाद उसका धीरे 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 पाचन करते हैं। आपको पता हो जानवर जो है पहले खा लेता है चारा, फिर उसके बाद धीरे धीरे जो है कुछ समय बाद जो है जुगाली करना प्रारंभ कर देता है, मुंह से चबाना प्रारंभ कर देता है, वो झाट से आते हैं, वही जुगाली होता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जुगाली, जुगाली करते हैं। आपके जो है रोमंथी या रूमिनेंट्स क्या करते हैं? रूमिनेंट्स, इंग्लिश में भी आप लिख लो रूमिनेंट्स, है ना। कई बार एग्जामिनर जो है इंग्लिश की हिंदी करके दे देता है रूमिनेंट्स। ठीक है भाई, अब जुगाली करते हैं। अब जुगाली करते हैं, अब इसके उदाहरण भी पूछ ले जाते हैं कि ऐसे कौन से जानवर हैं जो आपके जुगाली करते हैं और जिनका आमाशय का जो भाग होता है वो चार भागों में विभाजित होता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहला जो है आमाशय का कौन, सॉरी, उदाहरण लिख लेते हैं इसमें। आमाशय के भाग में आपको बता दूंगा, उदाहरण लिख लेते हैं आपने। गाय, भैंस, भेड़ और बकरी। थोड़ी देर बाद में जो है मैं आपको आमाशय के जो पार्ट हैं उनको मैं बताऊंगा। मैंने कहा कि आमाशय चार भागों में, चार भागों की बात करें, नाम की बात करें तो रूमेन है, रेटिकुलम है, ओमेजम है और एवोमेजम है। आगे मैं इसको लिखाऊंगा पूरा अच्छे से। एरोमंथी की बात करें, यहाँ पर जो है आपके एरोमंथी यानी कि इंग्लिश में कहते हैं नॉन रूमिनेंट, नॉन रूमिनेंट की यदि बात करें तो देखो इनका जो आमाशय जो होता है, आमाशय विभाजित नहीं होता, आमाशय विभाजित नहीं होता, है ना। जिस प्रकार से चार कंपार्टमेंट में ये विभाजित था, विभाजित नहीं होता। यानी कि आमाशय केवल एक ही कंपार्टमेंट, आमाशय का जो है अर्थात हम कह सकते हैं कि आमाशय का केवल एक ही भाग होता है, ऐसा भी कह सकते हो आप। अर्थात
आमाशय केवल 8 ही भाग होता है। आमाशय का क्या है, केवल 8 ही भाग होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये आपके कौन से होते हैं, नॉन रूमिनेंट्स होते हैं। अब सुनिए इसके उदाहरण, एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके उदाहरण। उदाहरण में यदि बात करें तो आपके देखो, घोड़ा है, गधा है, सुअर है, खरगोश है, ये लिख लो। घोड़ा, गधा, सुअर, खरगोश, है ना, पशु पक्षी, ये बाकी कुक्कुट और पक्षी जो है ये सब आपके किस में आ जाएंगे, नॉन रूमिनेंट्स में आएंगे। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो कि आपसे डायरेक्ट पूछा जाए कि रूमिनेंट्स कौन सा होता है, तो आपका गाय, भैंस, भेड़, बकरी होता है। नॉन रूमिनेंट्स कौन से होते हैं, घोड़ा, गधा, सुअर, खरगोश होता है। रूमिनेंट्स में आमाशय 4 भागों में विभाजित होता है, जुगाली करते हैं। और आपके नॉन रूमिनेंट्स जो है आमाशय 4 भागों में जो है विभाजित नहीं होता है। और हाँ, ये जुगाली नहीं करते हैं, ये भी ध्यान रखें। इसमें इसमें नोट ये लिख लें, जुगाली नहीं करते, जुगाली नहीं करते, ये जुगाली नहीं करते हैं। फिर आ जाओ आपके सूडो रूमिनेंट्स में। सूडो रूमिनेंट्स की बात करें तो देखो, ये जुगाली करते हैं, रूमिनेंट्स के जैसे जुगाली करते हैं। लेकिन जो आमाशय जो होता है, आमाशय 3 भागों में, 3 भागों में विभाजित होता है, विभाजित होता है। यानी कि वहां पर 4 भागों में, और यहां पर जो आपके सूडो रूमिनेंट्स होते हैं इनमें 3 भागों में जो है आमाशय जो है वो, प्यारे विद्यार्थियों, क्या है, विभाजित होता है। 3 भाग, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि ओमेजम, एक भाग होता है, ओमेजम अनुपस्थित होता है, अनुपस्थित। यानी कि हम लिख सकते हैं कि कौन कौन से भाग हैं जो प्रेजेंट रहेंगे। ये लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं कि एक तो रूमेन, भाई 4 पार्ट होते हैं रूमेन। दूसरा इसमें प्रेजेंट रहेगा रेटिकुलम। तीसरा प्रेजेंट रहेगा एवोमेजम, एवोमेजम। अब देखो यहाँ पर नाम आ गए, रेटिकुलम, रूमेन, रेटिकुलम, एवोमेज, जो है ओमेजम और एवोमेजम। ये 4 जो है आपके पार्ट होते हैं जो कहाँ पर पाए जाते हैं, रोमंथी में। तो यहाँ भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि आमाशय के कौन से भाग हैं जो पाए जाते हैं। यहाँ पर रूमेन पाया जाता है, दूसरे नंबर पर रेटिकुलम पाया जाता है, रेटिकुलम। तीसरा इसमें आपके ओमेजम पाया जाता है, ओमेजम पाया जाता है। चौथा इसमें आपके एवोमेजम पाया जाता है, एवोमेजम पाया जाता है। ध्यान रखें, रूमेन, रेटिकुलम, ओमेजम, एवोमेजम। जबकि आपके जो सूडो रूमिनेंट्स होते हैं उनमें ओमेजम अनुपस्थित होता है। और सबसे ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है इसका उदाहरण, वो क्या है लाडलो, वो है ऊंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका कैमल होता है, जो ऊंट होता है, वो इसका उदाहरण है। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है, तो ध्यान रखें भाई। तो सूडो रूमिनेंट्स क्या है, जुगाली तो करते हैं लेकिन आमाशय 3 भागों में विभाजित होता है, जिसमें ओमेजम अनुपस्थित होता है। कौन कौन से भाग इसमें प्रेजेंट रहते हैं ये भी पूछा जा सकता है। तो ऊंट, उदाहरण क्या है, ऊंट। इधर की बात करें तो गाय, भैंस, भेड़, बकरी। तो अच्छे क्वेश्चंस जो हैं इसके बनते हैं, निश्चिंत रहिए। जो पढ़ाया जा रहा है उससे क्वेश्चंस भी बनाए जाएंगे और कराए भी जाएंगे। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, वीडियो पॉज करके अच्छे से इसको नोट डाउन कीजिए, है ना। एप्लीकेशन में बाइट आता है, इसकी जो PDF है वो आपको मिल जाएगी। कोर्स परचेज करें आप, कोई सा भी आप कोर्स परचेज करेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आमाशय के जो प्रकार हैं, आमाशय हेडिंग डालें आप, आमाशय के प्रकार। अब देखो आमाशय के प्रकार में जो है सबसे पहले हम पढ़ते हैं थोड़ा सा आमाशय के जो प्रकार हैं उनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, कौन कौन से जो है प्रकार होते हैं। देखिए,
ये आपके आमाशय के जो है प्रकार होते हैं। आमाशय 4 भागों में मैंने अभी आपको बताया था कि जो है आमाशय के कितने प्रकार होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला कौन सा बताया था मैंने, रूमेन बताया था, जो कैसा होता है, पाउच के जैसा होता है और सबसे बड़ा होता है। रूमेन कैसा होता है, पाउच के जैसा होता है और सबसे बड़ा होता है। फिर उसके बाद रेटिकुलम बताया था, जो हनीकॉम, हनीकॉम का मतलब है मधुमक्खी के छत्ते के समान, मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है। कौन सा, रेटिकुलम होता है। ओमेजम की बात करें तो ओमेजम जो है मैनीप्लाइज, यानी कि ये मांसपेशियां जो पेशियां होती हैं वो कई परतों में बनी होती हैं ओमेजम में। एमोमेजम, एमोमेजम की बात करें तो इसको सत्य, ट्रू स्टमक भी रहा है और चतुर्थ आमाशय, चतुर्थ आमाशय भी इसे कहा गया है। किसे कहा गया है, ये आपके जो ओमेजम, एवोमेजम होता है, सॉरी, एवोमेजम जो होता है इसको चतुर्थ आमाशय या ट्रू स्टमक भी कहा गया है। क्यों, क्योंकि जो एवोमेजम जो रहता है इसी में जो अ, आमाशय जो रस होते हैं, गैस्ट्रिक जो जूस होते हैं, जो भोजन का पाचन करते हैं, उनका जो श्रावण है वो एवोमेजम में होता है। और एवोमेजम में जब इनका श्रावण होता है तो मेन जो पार्ट है पाचन का, जहाँ पर भोजन का पाचन होता है, वो आपका कौन सा होता है, एवोमेजम होता है। ठीक है। रूमेन की बात करें तो रूमेन में क्या है, जो इसमें किण्वन की क्रिया होती है। रूमेन की बात करें तो रूमेन एक तो सबसे बड़ा भाग होता है, और रूमेन में जो है किसकी क्रिया होती है, किण्वन की क्रिया होती है। तो किण्वन की क्रिया से क्या बनती है, गैसें बनती हैं। तो गैसें बनती हैं तो ये भी क्वेश्चन आता है कि गैसें किस भाग में बनती हैं, रूमेन भाग में बनती हैं। ठीक है। इसको वन बाई वन हम समझते हैं, उससे पहले एक लाइन, जुगाली करने को क्या कहते हैं, मैस्टिटेशन। कई बार एग्जामिनर आपसे ये बोल देगा मैस्टिटेशन, ऐसे हिंदी में लिख के दे देगा। तो मैस्टिटेशन का मतलब क्या होता है, ये होता है जुगाली करना। क्या होता है भाई, जुगाली करना। और गाय 8 घंटे जो है व्यय करती है, ऊपर नीचे थोड़ा बहुत हो जाता है, तो ध्यान रखें जुगाली करने में जो गाय है वो 8 घंटे व्यतीत करती है। मैस्टिटेशन जो है जुगाली करने को कहते हैं। ठीक है भाई। सबसे बड़ा भाग कौन सा हो गया, रूमेन होता है। सबसे छोटा भाग कौन सा होता है, रेटिकुलम होता है। ठीक है। इसको आप लिखिए जल्दी से, है ना, वीडियो पॉज करके आप इसको लिखें। फिर जो है हम आगे जो है इनके बारे में पूरा डिस्क्राइब करेंगे। चलिए भाई, चलिए वन बाई वन इनको देख लेते हैं। ठीक है, वन बाई वन देख लेते हैं। सबसे पहला है रूमेन, रूमेन भाग, है ना। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किधर होता है, ये बाईं तरफ होता है पशु के, बाईं तरफ, यानी कि लेफ्ट साइड। किधर होता है, लेफ्ट साइड होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें। रूमेन जो आमाशय का जो पार्ट होता है रूमेन, वो किधर रहता है, लेफ्ट साइड होता है। रूमेन का कार्य क्या होता है, देखो, जो भोजन भोजन जो आता है उसको एकत्र करने का जो मुख्य स्थान है वो आपका रूमेन है। आमाशय का सबसे बड़ा भाग यानी कि 80% जो है ये भी रूमेन होता है। बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में जो है तोड़ने का काम वो भी रूमेन का होता है। फर्मेंटेशन, किण्वन की क्रिया का काम वो भी रूमेन का होता है। जब किण्वन की क्रिया होगी तो गैसें भी बनेंगी। आपको पता हो तो यदि पशु हरा चारा बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में खा लेता है तो उस हरे चारे खाने की वजह से क्या होता है, लाडलो पशु में गैसें बनती हैं, और गैसें कहाँ बनती हैं, रूमेन में बनती हैं, है ना। जिसको आप कहते हो ब्लॉट कहते हो, टिम्पिनाइटिस कहते हो, है ना, जिसमें ट्रोकार कैनुला का उपयोग किया जाता है। तो ये सब हम यहाँ पर रूमेन में लिख लेते हैं। तो साथ के साथ आप जो है नोट डाउन कीजिए मेरे साथ, यह भोजन को एकत्र करने का, यह यह भोजन को एकत्र करने का, यह भोजन को एकत्र करने का मुख्य स्थान है, मुख्य स्थान है ना। भोजन को एकत्र किया जाता है या एकत्र करता है रूमेन है।
फिर अगला लाइन लिखेंगे आमासेटा, आमासेटा सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग, और सबसे बड़ा भाग का मतलब है 80%, 80% आमाशय का भाग होता है। यानी कि ये आमाशय, पूरे आमाशय का 80% भाग जो है वो किसका होता है? रूमेन का होता है, ये ध्यान रखें। फिर बात करें और क्या है भाई इसका, जो ये बड़े, अभी मैंने बताया था कि बड़े टुकड़ों को रूमेन क्या करता है? बड़े टुकड़ों को चर्निन एटसन, चर्निन ये चबाने का जो क्रिया है, चर्निन एटसन द्वारा, एटसन द्वारा, है ना, बड़े टुकड़ों को चर्निन एटसन द्वारा छोटे 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 टुकड़ों में, छोटे छोटे टुकड़ों में, टुकड़ों में तोड़ देता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है। और यही बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ने का कार्य किसका है भाई? रूमेन का होता है। इसके अलावा, है ना, फर्मेंटेशन, किण्वन, किण्वन का कार्य, किण्वन की क्रिया, किण्वन की क्रिया रूमेन में होती है। किसमें होती है? रूमेन में होती है। और मैंने बताया कि जब किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन की क्रिया रूमेन में होगी तो जैसे जैसे हम यहाँ लिख सकते हैं कि किण्वन के फलस्वरूप, किण्वन के फलस्वरूप, फलस्वरूप गैसें उत्पन्न होती है। क्या होता है भाई? किण्वन के फलस्वरूप गैसें उत्पन्न होती है। वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। ये मैंने आपको बताई दिया कि ब्लॉट की समस्या जो है रूमेन में गैसें बनने से होता है। तो और इसके साथ ही और क्या होता है? विटामिन बी, विटामिन विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जो निर्माण है वो भी आपके कहाँ पर होता है? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का निर्माण वो भी आपके रूमेन में होता है। तो आप लिखिए इसको, रूमेन के बारे में वीडियो पॉज करें और अच्छे से इसको रूमेन के बारे में आप लिखें, है ना। अच्छे से लिखिए भाई, वीडियो पॉज करें। चलिए, लिख लिया। रूमेन यह भोजन को एकत्र करने का मुख्य स्थान है। चलिए अब देखते हैं रेटिकुलम का, है ना, दूसरा देखते हैं। बाकी मैंने लिखा हुआ भी था, है ना, ये आप चाहो तो ये अच्छे से मैंने लिखा भी हुआ है, बाईं तरफ होता है। चलिए अब देखते हैं रेटिकुलम। अगला जो है आमाशय का भाग है वो कौन सा है भाई? रेटिकुलम। अब देखो रेटिकुलम सबसे, मैंने आपको बताया कि रेटिकुलम की बात करें तो ये मधुमक्खी के, इसका मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है, इसीलिए इसको हनी टॉम्ब कहते हैं। तो क्वेश्चन आता है कि हनी टॉम्ब किसे कहते हैं? दूसरा, रेटिकुलम जो होता है ये आमाशय का सबसे छोटा भाग होता है। इसमें रेटिकुलम का कार्य क्या होता है? जो अनावश्यक जो पदार्थ है जो जानवर खा लेता है उनको पेट में आगे जाने से रोकने का जो कार्य है वो भी आपका किसका होता है? रेटिकुलम का होता है। तो इसको हम लिख लेते हैं थोड़ा सा, रेटिकुलम को हम लिख लेते हैं। इसकी आकृति ऐसे लिखें, साथ ही साथ इसकी आकृति, इसकी आकृति मधुमक्खी के, मधुमक्खी के छत्ते के समान। चलो मैं थोड़ा सा आगे इसको डायरेक्ट ही यहाँ लिख दे, ये लिखा हुआ है तो इसको डायरेक्ट ही मैं बता देता हूँ। इसकी आकृति मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, इस कारण इसे हनी टॉम्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई इसे? हनी टॉम्ब। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि इसे क्या कहते हैं? हनी टॉम्ब कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि आमाशय का कौन सा भाग है जो हनी टॉम्ब, मधुमक्खी के छत्ते के समान होता है या जिसे हनी टॉम्ब कहते हैं। फिर आ जाइए, आमाशय का सबसे छोटा भाग, सबसे आमाशय का सबसे छोटा भाग कौन सा होता है? रेटिकुलम होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपसे पूछा जा सकता है कितना होता है। देखो रूमेन तो कितना था? रूमेन कितना था भाई? 80% जो है था। और जबकि आपका रेटिकुलम कितना होता है? ये 5% होता है। फिर मैंने बताया कि भाई ये न्यूट्रिली कील, कांच, खाद्य वस्तुओं आदि अनावश्यक पदार्थों को, किसको? अनावश्यक पदार्थों को पेट में आगे जाने से रोकने का जो कार्य है वो भी इसका है। और यह अतिरिक्त भंडारण का कार्य भी करता है। तो ये आपका रेटिकुलम है। रेटिकुलम के बारे में जो है आप लिखिए इसको अच्छे से, है ना, वीडियो पॉज करके आपको लिखना है
और यदि आपको कंप्लीट वीडियो चाहिए तो आपको क्या करना है, एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। ठीक है भाई, चलिए फिर आपके आ जाएगा भाई ओमेजम और एबोमेजम। क्या आ जाएगा भाई, ओमेजम और एबोमेजम। ठीक है, तीसरा कौन सा है भाई, आपका ओमेजम है। ओमेजम है। अब देखो, जो ओमेजम होता है ये पेशियों की परतों के रूप में होता है। ओमेजम के यदि बारे में बात करें तो कई पेशियों की परतें होती है। इसमें लिख सकते हैं, इसमें कई पेशियों की परतें होती हैं, है ना। कई पेशियों की परतें होती हैं, किसमें होती हैं, परतें होती हैं, ओमेजम में होती हैं। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि ओमेजम का कार्य क्या होता है। तो ये जो भोजन ओमेजम से जो गुजरता है, उस भोजन में से ये पानी का अवशोषण कर लेता है, पानी को निचोड़ लेता है और फिर उसको भोजन को आगे जाने देता है ना। तो हम कह सकते हैं कि भोजन में से पानी को निचोड़ लेता है ना। भोजन में से पानी को जो निचोड़ लेता है वो टारगेट इसका होता है, वो होता है ओमेजम का। क्लियर है। तो ओमेजम में इतना ही पूछा जाता है, ओमेजम को आप लिख लें। फिर आपका चौथा आता है एवोमेजम। एवोमेजम, है ना, एवोमेजम आता है। अब सुनिए भाई, एवोमेजम की यदि बात करें तो इसमें थोड़ा सा एमोमेशम कह दो या एमोमेजम कह दो। वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन क्या है कि एवोमेजम को चतुर्थ आमाशय कहा है। क्या कहा है, चतुर्थ आमाशय, है ना। और क्या कहा है भाई, इसको ट्रू स्टमक कहा है। ट्रू स्टमक कहा है, यानी कि सत्य आमाशय। अब मैंने आपको पहले बताया था कि सत्य आमाशय या ट्रू स्टमक, या हम सत्य आमाशय की बजाय ये भी कह सकते हैं वास्तविक आमाशय। वास्तविक आमाशय भी इसे कह सकते हैं। क्यों कहते हैं भाई, क्यों कहते हैं और एवोमेजम को वास्तविक आमाशय क्यों कहा है, क्योंकि जो आमाशय जो रस होते हैं, जो मुख्य रूप से जो पाचन होता है, वो पाचन जो है वो एवोमेजम में होता है। क्योंकि इनकी जो एवोमेजम की जो दीवार होती है, दीवारों से गैस्ट्रिक जूस, आमाशय रस निकलता है, जिसमें डिफरेंट टाइप के जो एंजाइम्स होते हैं जो भोजन का पाचन करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, जो भोजन का पाचन करते हैं। तो चाहो तो ये सबसे पहले आप ये लिखो, फिर आगे हम इसको पूरा डिस्क्राइब करके देखते हैं क्या है क्या नहीं है। चलिए यहाँ तक लिखें आप, एवोमेजम यहाँ तक आप लिखें, फिर आगे जो है मैं आपको बता देता हूँ, वीडियो पॉज करके आप लिखें। चलिए अब देखिए, मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, एवोमेजम के बारे में बता ही दिया। चतुर्थ आमाशय यहाँ तक आपने लिख ही लिया, यहाँ तक लिख लिया। अब यहाँ से आप लिखें कि इसकी दीवारों से गैस्ट्रिक जूस, आमाशय रस निकलता है, जिसमें HCl की मात्रा कितनी होती है, 0.5% होती है, जो पाचन में सहायक है। फिर जब गैस्ट्रिक जूस, इसमें देखो पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाए जाते हैं। पेप्सिन और रेनिन एंजाइम पाचन का कार्य करते हैं। आपको पता हो तो रेनिन जो एंजाइम होता है बच्चों में पाया जाता है। कई बार आपने छोटे बेबी देखे हों तो दूध पीते हैं तो एकदम दही जैसा कुछ बाहर निकलता है, तो वही रेनिन एंजाइम का कार्य करता है। रेनिन एंजाइम है। कुल आमाशय का 7 से 8% जो भाग होता है वो आपका एवोमेजम का होता है। ये भोजन का पाचन करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आमाशय का कौन सा भाग है जो मुख्य रूप से भोजन का पाचन करता है, या आमाशय का कौन सा भाग है जहां से जो पाचक एंजाइम्स जो होते हैं या रस जो होते हैं, पाचक जो रस होते हैं, उनका श्रावण होता है। ये देखिए, पाचक एंजाइम्स और रसों का जो श्रावण है वो कौन करता है, एवोमेजम करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है। तो यहाँ तक आप इस चीज़ को लिखिए कि एवोमेजम का कार्य क्या है ना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चतुर्थ आमाशय इसे कहते हैं, वास्तविक आमाशय इसे कहते हैं। गैस्ट्रिक जूस का श्रावण हो, वो सब आपके यहीं से होता है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके अच्छे से आप इसको लिखिए, नोट डाउन कीजिए भाई क्या है क्या नहीं है। ठीक है, कर लिया नोट डाउन। चलो आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब देखिए, रेनिन का महत्व छोटे बछड़ों में अधिक होता है, जो दूध को दही के रूप में जमा लेता है। आपको पता हो तो छोटे जो बछड़े होते हैं वो दूध को दही के रूप में जमा लेते हैं, यानी कि एक दूध का जो पाचन है
वो जो शुरुआती जो दूध होता है उसका पाचन कर लेते हैं। छोटे जो हैं एबोमेजम में पाए जाने वाले पदार्थों को कायम कहते हैं और प्रक्रिया को कायमीकरण कहते हैं। ये भी पूछा जा सकता है आपसे कि कायमीकरण की प्रक्रिया जो रहती है वो आमाशय के कौन से भाग में होती है, तो ध्यान रखें कायमीकरण की जो प्रक्रिया है एवोमिज्म में रहती है। तो आप इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। फिर हम देखते हैं भाई अगला जो है बिंदु या अगला टॉपिक देखते हैं क्या है क्या नहीं है। चलिए चलिए अगला टॉपिक की चर्चा करते हैं भाई। है ना, अगले टॉपिक की चर्चा करते हैं थोड़ा सा इसके बाद। चलिए अगला हमारा जो टॉपिक है, अगला हमारा जो बिंदु है, हेडिंग डालिए भाई क्या है, मुर्गियों एवं पशुओं में पशुओं को चिन्हित करना। अगला जो हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, पशुओं मुर्गियों एवं पशुओं को जो है चिन्हित करना कि किस प्रकार से जो है चिन्हित किया जाता है। अब चिन्हित करने के पीछे उद्देश्य क्या है वो हम देख लेते हैं। देखिए पशु पक्षियों को की व्यक्तिगत पहचान के लिए भाई चिन्हित क्यों किया जाता है, पशु पक्षियों की जो है कोई भी जैसे लैंडमार्क होता है, कोई भी जमीन होता है उसको चिन्हित किया जाता है भाई ताकि पहचान हम कर सकें। फिर पशु पक्षियों के पंजीकरण के लिए, पंजीकरण के समय भी इसकी जो है पहचान हो सके कि वो रजिस्टर्ड है नहीं है, इस प्रकार से। सिंपल है, यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, जो आता है वो मैं आगे बताऊंगा। पशु पक्षियों की वंशावली की जानकारी के लिए, है ना, जो आइडेंटिफिकेशन है इससे पता चलता है कि वंशावली क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद पशु पक्षियों के उत्पादन की जानकारी के लिए भाई कितना क्या उत्पादन रहने वाला है ना। जैसे बहुत कोई बहुत ज़्यादा उत्पादन देती है तो उसको अलग जो है पहचान दे दी जाती है, कम उत्पादन वाले जानवर को दूसरी पहचान दी जाती है। फिर उसके बाद पशु पक्षियों की अन्य जानकारियों जैसे बीमारी है, टीकाकरण है, प्रजनन संबंधी लेखा जोखा, निरीक्षण आदि के लिए भाई पहचान दे देते हैं। कोई भी कुछ भी पहचान दे देते हैं, पहचान क्या क्या दे देते हैं वो मैं आगे आपको बता दूंगा, जिसमें पता रहे कि भाई ये जानवरों में टीकाकरण कर दिया, इसमें नहीं किया है, टीकाकरण कर दिया उसमें कुछ भी पट्टी लगा दी या कुछ भी आपके टेरिन कर दी, ये इस प्रकार का रहता है। यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है, सिंपल आपको याद रखना है। अब देखिए इसको थोड़ा सा लिखना चाहें तो लिख लें, क्योंकि उद्देश्य आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए कि क्या उद्देश्य इसमें रहता है। चलिए भाई अब देखो, अब विधियों की बात करते हैं कि कौन कौन सी जो विधि है, जो पशुओं को चिन्हित करने की जो विधियां हैं उनकी चर्चा कर लेते हैं। तो हेडिंग डालिए आप विधियां, हेडिंग डालिए आप विधियां। अब देखो विधियों में यदि बात करें तो सबसे पहला जो विधि आती है वो आती है आपकी टेरिन। क्या आती है, टेरिन आती है। टेरिन का मतलब है कि जैसे एल्युमिनियम एल्युमिनियम के कोई छल्ले हैं या लकड़ी का कोई छल्ला है ना, एल्युमिनियम की कोई पत्ती है, एक पत्ती सी बना दी, छोटी सी ऐसे पत्ती सी बना दी जिस पर कुछ लिख दिया और ये जानवर के कान में लटका दी, तो ये आपने क्या किया, टेरिन कर दी। या पक्षी जो रहते हैं उनके जो पक्षी जो रहते हैं उनके पैर में कुछ लटका दिया बांध के, तो आपने क्या किया, ये क्या कर दिया, टेरिन कर दी, तो ये क्या होती है, टेरिन होती है। फिर उसके बाद की जाती है ब्रांडिंग, है ना, ब्रांडिंग, थोड़ा इंग्लिश चल जाएगी भैया ना। ब्रांडिंग का मतलब होता है दागना, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, दागना कहते हैं, है ना। अब ब्रांडिंग जो है, ब्रांडिंग भी दो प्रकार की होती है, कोल्ड यानी कि ठंडी और आपकी हॉट ब्रांडिंग, है ना। कोल्ड ब्रांडिंग की बात करें तो प्यारे विद्यार्थियों जैसे इसमें ठोस CO2 है, इसका उपयोग किया जाता है। जबकि आपकी हॉट ब्रांडिंग में आयरन रॉड, एक गर्म आयरन रॉड होती है और उस पर नंबर या अक्षर छपा होता है और उससे पशु के जानवर पर जो है पीठ है उस पर दाग देते हैं या पैर पर जो है, तो ये ब्रांडिंग होती है। फिर तीसरा होता है ईयर नॉचिंग, ईयर नॉचिंग, ईयर नॉचिंग होती है, ईयर नॉचिंग होती है कान काटना। और कान काटना जो है मुख्य रूप से किस में किया जाता है भाई, ये किया जाता है सुअरों में, वेरी इंपॉर्टेंट, किस में किया जाता है, सुअरों में, सुअरों में किया जाता है। आपसे क्वेश्चन आता है कि ईयर नोचिन
जो टान काटना है, या टान काटना का मतलब पूरा टान नहीं काटना, किनारे टान के, ऐसा लिख सकते हो, टान के किनारे काटना, है ना। आप सोचो कि पूरा ही नहीं। ईयर नॉचिंग का मतलब है कान के किनारे काटना, जो कि किसमें की जाती है, सुअरों में की जाती है, ध्यान रखें। फिर उसके बाद आ जाता है भाई आपके टेरिन हो गया, फिर टैटूइन। टैटूइन टैटूइन क्या होती है? टैटूइन जो रहती है, यानी कि कानों को गोद कर चिन्ह, कानों को गोद कर उसमें रंग डालना, कानों को गोद कर रंग या कलर डालना। इसमें क्या किया जाता है, एक मशीन होती है जो थोड़ा थोड़ा कानों को गोद देती है, ऐसे गोद के कोई भी एक चिन्ह बना दिया जाता है। जैसे 5 बनाना है, तो 5 बनाना है, सोचो ये कान है, ये मान लो ये कान है, तो ऐसे ऐसे गोद दिया जाता है, गोद के फिर इसमें कलर भर दिया जाता है और कलर से एकदम मिला दिया जाता है। तो ये आपकी टैटूइंग होती है। क्या होती है? टैटूइंग होती है। और पांचवी पांचवी मेथड भी आप लिख लें, फिर तो होती है आपकी पेंटिंग। और पेंटिंग जो है, कलर पेंटिंग जो है, ये की जाती है भेड़ों में। कई बार देखो, भेड़ भेड़ पालने वाले क्या होते हैं, जगह जगह स्थान पर अपनी भेड़ों को बहुत सारे झुंड में लेके जाते हैं। तो भेड़ों में कि भाई ये मेरी भेड़ है, अलग कलर दे देते हैं, ये इसकी भेड़ है, उसको अलग कलर जो है छापा दे देते हैं। हालांकि पेंटिंग में एक समस्या है कि जो ऊन होती है, ऊन खराब होती है। इसमें एक समस्या है, ऊन खराब होती है पेंटिंग करने से भेड़ों में, क्योंकि आपको पता हो तो भेड़ें ऊन का उत्पादन जो है सर्वाधिक करती हैं। तो ये विधियां हैं, टेरिन, ब्रांडिंग, ईयर नॉचिंग, टैटूइंग और पेंटिंग। कितनी विधियां हैं? 5 विधियां हैं। यही 5 विधियां जो है हमको पढ़नी है। अब इसको अच्छे से डिटेल में जो है हम पढ़ लेते हैं कि क्या हो रहा है। देखो, 5 विधियां जो मैंने अभी आपको बताई थी, इनको थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं कि क्या है। चलिए, तब तक जो है ये पढ़ो, मैं थोड़ा सा पानी का ब्रेक लेता हूँ, है ना। चलिए, चलिए भाई, पहला क्या है? पहला क्या है तुम्हारा? टेरिन करना। अब टेरिन में क्या है, मैंने सिंपल बता दिया था। अब थोड़ा भाषा शैली से मैं बता देता हूँ पूरा कि टेरिन में क्या हो रहा है। देखो, इस विधि का प्रयोग मुर्गियों या अन्य पक्षियों की पहचान के लिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मुख्य रूप से जो टेरिन की जाती है वो किसमें की जाती है? मुर्गियों में एवं अन्य पक्षियों में की जाती है। फिर के लिए किया जाता है। इस विधि में पक्षी को अंकित करने के लिए छोटे पक्षियों के पंखों तथा बड़े पक्षियों के पैर में, है ना, जो छोटे पक्षी हैं उनकी तो पंख पंख में डाल दो, और बड़े पक्षी हैं उनके पैर में अंक लिखा, है ना, कोई भी अंक लिख देते हैं, 2, 3, 4। और एल्युमिनियम का एक छल्ला लेते हैं, यहाँ लिख दिया 2। तो एल्युमिनियम का छल्ला जिसे लेड टेड पहना दिया जाता है, समझ में आ रही? टैग लगा दिया जाता है इसमें। जो छल्ला होता है, यहाँ पर एक रस्सी सी डाल के और अच्छे से पैर में बांध दिया जाता है। ये एल्युमिनियम का हो गया भाई छल्ला। टैग लगे स्थान पर टिंचर आयोडीन लगा देनी चाहिए। टैग लगे जहाँ स्थान है वहाँ टिंचर आयोडीन, ताकि कोई भी ढाब की समस्या नहीं हो। गाय भैंसों के कानों में ईयर टैग लगाया जाता है। आपने देखा होगा कि जो गाय भैंस हैं, कई बार सिटियों में आपने देखा होगा गायों के एक येलो कलर का जो टैग है वो लगा होता है गायों में। तो वो भी एक टैगिंग होती है, वो भी एक पहचान का तरीका होती है। कानों में लगाए जाने वाले टैग अगर बटन के आकार के होता है तो उसे बटन टैग कहते हैं। टैगिंग विधि सभी पशु पक्षियों के लिए उपयुक्त है। यदि आपसे पूछा जाए कि भाई पशु पक्षियों के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है, तो वेरी इंपॉर्टेंट, तो वो आपकी टैगिंग है। टैगिंग में ज़्यादा लोड नहीं होता है, पशु को ज़्यादा हानि भी नहीं होती है। तो वो सबसे अच्छी विधि ये है कि भाई ये आपकी टैगिंग है ना। वीडियो पॉज करके लिखना चाहें तो पूरा थ्योरी भी लिख सकते हैं, और नहीं तो आप शॉर्ट में भी लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ये रहा, ये आपको दिखाई दे रहा है। ये कान में जो है ये क्या है, ये क्या किया गया है भाई? टैगिंग की गई है ना। क्या किया गया है? टैगिंग, है ना, दिखाई दे रहा है आपको। तो ये टैगिंग है। एक नंबर जो है डाला गया है, ध्यान रखें। अगला है
अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रांडिंग, दारेटर चिन्ह डालना, यानी कि अभी मैंने आपको बताया था ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग ब्रांडिंग पशु पक्षियों को कम आयु में ही इस विधि द्वारा चिन्हित कर देना चाहिए। जो ब्रांडिंग है वो आपको कम आयु में ही करनी चाहिए। अब देखो कोल्ड ब्रांडिंग जो अंक पशु को देना है, मान लो पशु को देना है 40 अंक देना है कि ये 40 नंबर का अंक है, वो पशु पर जो है रोदना है, 40 अंक देना हो तो उसे ब्रांडन तेल या ब्रांडी लट्स में भिगोकर पशु की जान पर लगा देते हैं। इससे अंकों के नीचे से पशु के बाल उतर जाते हैं और अंक चिन्ह स्थायी हो जाता है। ये देखिए, ये कोल्ड ब्रांडिंग जो रहती है लाडलो, ये कोल्ड ब्रांडिंग जो रहती है ये आपके किससे की जाती है प्यारे विद्यार्थियों? मेनली मुख्य रूप से जो है किससे की जाती है? ठोस, देखो ब्रांडेन ऑयल हो सकता है या इसके आपके ठोस CO2 इससे भी की जाती है। और तरल नाइट्रोजन जो रहती है N2, जिसका यानी कि -196 डिग्री सेल्सियस जिसका तापमान होता है, वो लिक्विड नाइट्रोजन जो है उससे भी आपकी कोल्ड ब्रांडिंग जो है की जाती है, यानी कि ठंडा दादना लिख लिया जाता है। फिर उसके बाद इसमें क्या है, ब्रांडिंग ऑयल में घोला और उसके बाद पशु के जानवर पर लगा दिया। तो ये आप लिखिए, ब्रांडिंग जो है सिंपल है, बस पशुओं में की जाती है चिन्ह देने के लिए। ये ध्यान रखें क्या यूज किया जाता है ब्रांडिंग के लिए। एक तो ब्रांडन जो है ब्रांडेम ऑयल या तेल या ब्रांडी लट्स या ठोस CO2 या आपके तरल नाइट्रोजन का जो उपयोग है वो इसमें किया जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए इसको लिखें आप जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाइए, ये देखो ये कोल्ड ब्रांडिंग, ये जो की जा रही है ये आपकी क्या है, ये कोल्ड ब्रांडिंग है ना। ये देखो निशान बन गया कि नहीं बना, ये बन गया। फिर दूसरा और कोई निशान बनाया जा रहा है ना। ये ब्रांडन तेल या ठोस CO2 या तरल नाइट्रोजन में जो है डुबोकर ये किया जा रहा है। क्लियर है? चलिए फिर आगे आ जाइए, हॉट ब्रांडिंग में क्या हो रहा है, इस विधि में अंक लगाने के लिए नंबर डालने वाली छड़ पर लगे अंक को आग में गर्म किया जाता है। मतलब कोई छड़ है, छड़ में जो है क्या है, कोई अंक या डिजिट जो है लिखी हुई है, मान लो ये छड़ है, यहाँ कोई अंक या डिजिट लिखी हुई है, तो गर्म, एकदम गर्म उसमें डाल दो आप, खोलते हुए गर्म आग में, और उसके बाद जो अंक है वो गर्म हो जाएगा, फिर जानवर के लगा दो। हालांकि भाई जानवर के लगाओगे तो कितना तकलीफ और कितना दर्द होता है, समझ रहे हो। तो जब ये अंक लाल हो जाता है, आग में आपने डाला और ये अंक लाल हो गया, तो पशु की जान पर दागते हैं, दागे के स्थान पर तुरंत कार्बोलेट तेल का, भाई आराम देने के लिए कार्बोलेट तेल लगा देते हैं। इस विधि से बने चिन्ह बहुत ही लंबे समय तक बने रहते हैं। क्या है, लंबे समय तक ये चिन्ह जो हैं वो प्यारे विद्यार्थियों क्या है, बने रहते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखें भाई, ये आपकी क्या हो रही, गर्म ब्रांडेन हो रही, क्या हो रही भाई, गर्म ब्रांडेन हो रही। ठीक है ना। आग में लिया वो नंबर को और फिर लगा दिया, बहुत दर्द होता है जानवर को। फिर कानों में छेद, देखो कानों में किनारे काटना का मतलब है ईयर नॉचिंग। क्या की जाती है भाई, ईयर नॉचिंग। और यहाँ से क्वेश्चन क्या आता है कि ईयर नॉचिंग किस में की जाती है? ईयर नॉचिंग जो मुख्य रूप से की जाती है वो सुअर में की जाती है। किस में की जाती है? सुअर में की जाती है। तो क्वेश्चन यहाँ से सबसे इंपॉर्टेंट यही बनता है कि ईयर नॉचिंग किस में की जाती है? सुअर में की जाती है। इसको देख लेते हैं। इस विधि में पशुओं को चिन्हित करने के लिए उनके कान में छेद कर या बनाते हैं या कानों को किनारे पर काट देते हैं। इस कार्य के लिए नौचिन चिमटी या नौचिन मशीन या पंचिन मशीन का उपयोग किया जाता है। किसका? नौचिन चिमटी या नौचिन मशीन या पंचिन मशीन का जो है एक पंच मशीन होती है और उससे ऐसे काट दिए जाते हैं कान, समझ रहे हो। अंकित करने से पूर्व उस स्थान को स्प्रेट आदि से साफ कर लें। जब आप कान काट रहे हो तो स्प्रेट आदि से, और बाद में टिंचर आयोडीन, जब आपने कान काट दिया तो टिंचर आयोडीन लगा दें। ध्यान रहे यह कार्य कम आयु के पशुओं में ही कर दें, नहीं तो कोई बड़ी रक्त वाहिनी ना कटने पाए, और सुअरों में सबसे अधिक उपयुक्त है। देखो छोटी उम्र में क्यों किया जाता है, क्योंकि बड़े जब होते हैं तो जो रक्त वाहिनियाँ उनका वो फैल जाती हैं, तो इसकी वजह से रक्त वाहिनी कटने का चांस रहता है बड़े जानवरों में, इसलिए यह जो है छोटे पशुओं में की जाती है। और सबसे वेरी इंपॉर्टेंट, सुअरों में, मुख्य रूप से जो है ये किस में की जाती है? सुअरों में। तो भैया इसको वीडियो पॉज करके अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, चाहे आप इतना ही लिख सकते हो कि ईयर नोचिंग किस में की जाती है? सुअरों में। इतना भी काफ़ी है और ये पूरा डिटेल भी काफ़ी है। अब देखो वीडियो पॉज करके आपने लिख लिया,
ये देखो ये आपकी ईयर नोचिंग है, ये आपकी क्या है, देखो कान काटे रहे हैं सूअर के, देखो जगह जगह से कान काटे रहे हैं। अच्छा इसका भी एक रूल है, इसका ईयर नोचिंग का जो रूल है वो क्या है, देखो रूल ये है लाडलो कि भाई आप या तो मिनिमम मिनिमम से मिनिमम आप कितनी कान को कितनी जगह से काट सकते हो, मिनिमम 8 जगह से, मिनिमम आप कान को 8 जगह से काट सकते हो। और मैक्सिमम कितना काट सकते हो, मैक्सिमम जो है 9, मैक्सिमम केवल 9 जगह से ही आपको कान को काटना है। ये इसका प्रिंसिपल या रूल है, ये ध्यान रखें, है ना। ये प्रिंसिपल ऑफ द सिस्टम इसमें लिखा है, यानी कि मिनिमम ऑफ 1 नॉच ऑन ईच ईयर, यानी कि 8 जगह पर आप काट सकते हो, मैक्सिमम आप 9 नॉच कर सकते हो। क्लियर है आपको, ये लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि इसका सिद्धांत क्या है, मिनिमम 8 जगह काट सकते हैं और मैक्सिमम 9 जगह काट सकते हैं। क्लियर है। फिर आ जाइए आप गोद कर, देखो ये क्या है, टैटूइंग, वेरी इंपॉर्टेंट, टैटूइंग क्या है, टैटूइंग है, क्या है लाडलो, टैटूइंग है, यानी कि पशुओं को अंकित करने के लिए इस विधि में कान के भीतर वाली भाग को स्प्रिट साफ किया जाता है। टैटूइंग में मैं बता देता हूँ, ये आप पढ़ लेते हैं, फिर मैं इसको डिटेल में बता दूं। टैटूइंग मशीन द्वारा, जिसमें कांटेदार अंक लगे होते हैं, कान में दबाकर गोद देते हैं। कांटेदार एक मशीन होती है, जैसे ऐसे मशीन है, इसके बीच में ये कान को ले लिया है ना, किसी भी चीज़ को देखो, चलो ये मान लो ये मेरा हाथी ये कान है ना, इसको ले लिया मशीन है, तो मशीन यहाँ कांटेदार अंक लगे होते हैं, कांटेदार ऐसे दबाया है ना, दबाया तो वो कांटे उसमें चुभ जाते हैं, फिर उसमें क्या किया जाता है, इससे कांटे कान की त्वचा में घुसकर अंक का निशान बन जाते हैं। अंक त्वचा में क्या बन गया, अंक का निशान बन गया, और इन अंकों पर टैटूइंग स्याही लगा देते हैं, जो त्वचा में घुसकर अंक या चिन्ह को चमकाने का कार्य करती है। मतलब आपने क्या किया, ये कोई कान है, ऐसे पंच किया, ऐसे दड़ा पंच किया, इस पंच वाली मशीन में क्या था, पंच वाली मशीन में क्या था, अंक थे, डिजिट थी, जैसे मान लो 23 था, 23 था, 23 यहाँ छप गया, उसमें से खून आने लग गया, उसको साफ करके उसमें रंग कलर डाल देते हैं। तो ये आपकी क्या होती है, टैटूइंग होती है, ध्यान रखें, है ना, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखें भाई, है ना। और टैटूइंग जो है ये थोड़ा सा एक बिंदु आप लिख लें, कानों पर सिराओं के मध्य छेद कर चिन्हित करते हैं। सिराओं के मध्य, कानों पर टैटूइंग कहाँ पर की जाती है, कानों पर सिराओं के मध्य, सिराओं के मध्य, मेनली मुख्य रूप से टैटूइंग जो कहाँ पर की जाती है, हर जगह नहीं, कानों पर की जाती है। कानों पर सिराओं के मध्य जो है एक दबा के ऐसे अंक जो है डाला जाता है, तो कानों पर सिराओं के मध्य जो है ये टैटूइंग की जाती है। और ये टैटूइंग ये भी एक स्थायी विधि है ना, स्थायी विधि है। और जो आपकी जो टैटूइंग जो की रहे हैं, टैटूइंग जो की जाती है, जो गोदना होता है, इसका प्रयोग ज़्यादा से ज़्यादा आप 7 से, इसका जो प्रयोग है जब जानवर जो छोटा है, यानी कि 7 से 15 दिन, 15 दिन के जानवर में, के जानवर में कर दें, यानी कि छोटा जो जानवर होता है, कम उम्र का होता है, 7 से 15 दिन का होता है, उसमें आप ये कर दो, है ना, उसके लिए उपयुक्त है, ऐसा कहते हैं, है ना, ये ध्यान रखें। तो इसका मतलब 1 से 2 सप्ताह। तो आपसे पूछा जाए कि टैटूइंग कब की जाती है, तो टैटूइंग की जाती है जब पशु की उम्र जो है 7 से 15 दिन होती है, तब टैटूइंग की जाती है। अब देख लेते हैं इसमें, इसको वीडियो पोस्ट करके आप लिखें इसको, है ना। सब में गाय भैंस भेड़ बकरी, ये देखो ये टैटूइंग मशीन होती है। इस टैटूइंग मशीन में ये डिजिट होती हैं, ये डिजिट वाले पार्ट होते हैं, यहाँ पर फंसा दिया जाता है डिजिट, और डिजिट ये जानवर के जो कान होती है वहाँ पर लगा दी जाती है। देखो इस प्रकार से, ये देखो यहाँ पर, ये देखो डिजिट लगा दी, है ना, बढ़िया तरह से जो है छेद कर दिया इसमें, जो है ये टैटूइंग की जाती है ना। हालांकि ये तो बहुत ज़्यादा गहरा है, जबकि ये डॉट डॉट में आता है, इसमें आता है डॉट डॉट में आता है, ये बहुत ज़्यादा गहरा है लेकिन डॉट डॉट में आता है। मान लो ये टैटूइंग है, क्लियर है। फिर उसके बाद पेंटिंग है, पेंटिंग मतलब जो है बेड़ों में की जाती है। तो आज हमने क्या पढ़ा, आमाशय के जो प्रकार हैं वो हमने पढ़े, और साथ में प्यारे विद्यार्थियों क्या पढ़ा हमने, पशुओं को चिन्हित, पशु पक्षियों को चिन्हित करने के जो हैं पहचान के तरीके पढ़े। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, तो आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। साथ में प्यारे विद्यार्थियों कोर्स परचेज करें, एग्री पावर जयपुर एप्लीकेशन से आपको क्या करना है, कोर्स परचेज करना है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।